एक सवाल आता है जब जाति व्यवस्था की बात करते हैं, एक शब्द आता है मनुवाद और ब्राह्मणवाद। तो जाति व्यवस्था में ये सबसे बड़े पूरक हैं, सबसे बड़ी इकाई है जिसने जाति व्यवस्था को बनाया भी और आगे भी पोषित कर रही है। तो ये मनुवाद और ब्राह्मणवाद को अगर समझना है तो वो क्या है सर? देखो, ये तो बहुत ही सिंपल बात है और इस बात को लेकर के बहुत सारे लोग कुछ ज्यादा इमोशनल भी हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं, क्योंकि मनुवाद में तो क्या है कि मनु स्मृति है जी। मनु कोई व्यक्ति थे कि नहीं थे, मनु कोई ऋषि थे कि नहीं थे, लेकिन एक मनु स्मृति है जिसके अंदर सामाजिक व्यवस्थाएं दी गई है जी। कि किस वर्ण का कौन सा स्थान होगा और किस वर्ण के व्यक्ति के लिए क्या करना उचित होगा, और उस व्यवस्था को बनाए रखना राजा का एक कर्तव्य होगा। और उसमें यही सब चीजें आती हैं जो वर्ण व्यवस्था की चीजें हैं, इसलिए उसको मनुवाद कहा जाता है कि जो मनु का विचार है, जो मनु की विचारधारा है उसके अनुसार। और जहां तक ब्राह्मणवाद की बात है, उसमें भी यही बात है कि जो ब्राह्मण ग्रंथ है, जिनको ब्राह्मण ग्रंथ बोला जाता है, उन ब्राह्मण ग्रंथों का जो सार है वो भी यही है कि वो भी वर्ण व्यवस्था को एक आदरणीय वस्तु मानते हुए, आदरणीय व्यवस्था मानते हुए समाज के लिए उसको जरूरी बोलते हैं। इसलिए उन ब्राह्मण ग्रंथों का जो सार है उसको मानने वाला जो लोग है उसको ब्राह्मणवाद कहा जाता है। इसमें किसी एक जाति विशेष की बात नहीं है कि जाति है, बल्कि ग्रंथों की जो रचना है। ब्राह्मण यानी ग्रंथ, जैसे वेद है, उपनिषद है, उसके बाद ब्राह्मण कुछ ग्रंथ आते हैं, आप उन्हीं का जिक्र करते हैं? हाँ, ये बाकायदा संस्कृत साहित्य में ब्राह्मण ग्रंथों की एक श्रेणी है जिसमें स्मृतियां हैं, जिसके अंदर उपनिषद है, वेद है। तो इनका जो सार है, उसकी जो निष्कर्ष है जी, उनको जो ग्रंथ समाहित किए हुए हैं, जैसे आज के समय में हम कहें कि ये मार्क्सवादी ग्रंथ है जिसके अंदर ये चीज आती है, या हम कहें कि ये फ्रायडवादी हैं, या हम कहें कि भी ये अम्बेडकरवादी कि जो उनके विचार को, उनके तर्क को जो ग्रंथ अपने अंदर समाये हुए हैं, जिसके आधार पर वो चीज खड़ी है। तो उसी तरीके से ये ब्राह्मणवाद है। इसमें किसी एक जाति विशेष की बात नहीं है, ये एक विचार है जो ऊंच नीच को, श्रेणीबद्धता को, समाज में क्रमिक जो हायरार्की है जी, पद सोपानिक व्यवस्था है, उसको वैधता प्रदान करता है और उसको सही मानता है। और यदि उसको सही वो ना चल रहा हो तो राजा को उसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत है, राजा के लिए व्यवस्था दी गई है जी। इसीलिए जो रामायण का जो उदाहरण है जो लोग पेश करते हैं जी, शंबुक वध कि उसकी कहानी पता ही है सबको, आपको भी पता होगी जी, कि ब्राह्मणों का एक डेलीगेशन, एक प्रतिनिधित्व वो राजा राम के पास जाता है और उसको कहता है कि ये फला फला ब्राह्मण का एक लड़का मर गया, और इसके मरने का कारण ये है कि आपके शासन में एक शूद्र व्यक्ति, एक अछूत व्यक्ति पूजा कर रहा है, जिसकी वो तपस्या कर रहा है, जिसका कि उसको अधिकार नहीं है। और राम उनकी बात सुनकर के व्यवस्था बनाए रखने के लिए शंबुक का वध कर देते हैं। ये कहानी है, ये उसी वर्ण व्यवस्था को स्थापित करने वाला विचार है। अब ये रामायण में कब जुड़ा, कब नहीं जुड़ा, ये प्रक्षिप्त है नहीं है, इस पे विचार हो सकता है, लेकिन ये विचार ब्राह्मणवादी विचार है कि जो उस व्यवस्था को, वर्ण व्यवस्था को, उसको स्थापित करता है। यही बात एकलव्य के बारे में है कि एकलव्य जो भील जाति का व्यक्ति है, जो शूद्र की श्रेणी में आता है या जो वर्ण व्यवस्था से बाहर है, कि वो तीर चलाना कैसे सीख सकता है, जबकि उसने तो उस गुरु से कुछ ज्ञान लिया भी नहीं था, अपने ही प्रतिभा से, सेल्फ उसके साथ उसने अपने अंदर योग्यता विकसित की, लेकिन दक्षिणा के नाम पे उससे वो उसका प्रैक्टिस ना कर पाए, इसलिए इसका अंगूठा छीन लिया। उसको पहले मना कर दिया गया, उसका स्कूल में कोई एडमिशन नहीं हुआ उसमें शस्त्र चलाने वाले में, और यदि उसने सीख लिया तो फिर उससे वो वापस ले लिया गया। तो ये भी एक वर्ण व्यवस्था है कि हथियारों की, शस्त्र चलाने की शिक्षा किसको मिलेगी? गुरु द्रोणाचार्य का जो स्कूल था या गुरुकुल था, उसमें कौन शिक्षा लेता था? राजाओं के लड़के, जो चाहे पांडु के लड़के हों, चाहे तो कौरव के बच्चे हों, इसके धृतराष्ट्र के बच्चे हों, तो उन्हीं के लिए वो स्कूल था, वो सबके लिए स्कूल थोड़ी था। क्योंकि
शस्त्रों की शिक्षा क्षत्रिय को शोभा देती है वर्ण व्यवस्था में, तो उसमें एकलव्य कैसे शिक्षा ले सकता है, और उसने ले ली तो उससे वापस ली जाए, उसको सजा दी जाए इस बात की, ताकि वो प्रैक्टिस ना कर सके। तो ये एक तरीके की वर्ण व्यवस्था है, या मनु व्यवस्था है, मनुवाद है, या ब्राह्मणवाद है, इसको कुछ भी कहो, नाम बदलते रहते हैं। किसी जमाने में ब्राह्मणवाद की जब प्रतिष्ठा थी तो बहुत आदरणीय शब्द था, ये लोगों ने कहा कि ये ब्राह्मण ग्रंथ है, और आज जो है इसको कहें कि ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, तो जो लोग उससे अपने आप को जोड़ कर देखते हैं उनको थोड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि होएगी, स्वाभाविक है, क्योंकि आज संविधान का शासन है और इस ऊंच नीच को अच्छा नहीं माना जाता, मानवीय नहीं माना जाता, गैर कानूनी भी माना जाता है यहाँ तक कि, तो कोई भी व्यक्ति एक ऐसी चीज के साथ अपने आप को क्यों जोड़ेगा। तो इसलिए उनकी तकलीफ जो है, जो अपने आप को इस जोड़ते हैं, वो स्वाभाविक है। लेकिन मेरा यही कहना है इस बात पे कि उनको इसमें ज्यादा होने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक जातिवाचक शब्द नहीं है ब्राह्मण। ब्राह्मणवाद एक विचारधारा का नाम है, इस रूप में इसको देखना चाहिए मेरे ख्याल से।